हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज के अंक में फिर से 50 प्रश्न देखेंगे एक एक करके और सभी इम्पोर्टेंट है। आशा है जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे उनका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, बिहार दरोगा का जो भी प्रश्न होगा उस पर हम लोग कल यानी कि सोमवार को देखेंगे कैसे क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से उठा है, किस तरह से आयोग ने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग फिर से अंक यहाँ पे देखते हैं। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसएससी में 75 प्रश्नों का जो जीएस और साइंस का एग्जाम्स होना है, तो उसमें से भरसक प्रयास है कि ये तैयारी यहाँ से हो जाए। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक शेयर जरूर करें और नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलिए, आज का पहला प्रश्न विज्ञान से साइंस से शुरू होता है। बल एवं विस्थापन, बल विस्थापन दोनों सदिश राशि है। बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है। ठीक है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है? ऑप्शन सदिश, अदिश, ना तो सदिश ना तो अदिश, केवल संख्या है। तो यहाँ पे देखना है बल और विस्थापन दोनों सदिश। देखिए, सदिश और अदिश राशि को जरूर याद रखें। सदिश राशि, ठीक है, और एक है अदिश राशि, इसे आप जरूर याद रखें। ठीक है, क्या याद करें? ये दोनों चीजों को आपको याद रखने हैं, सदिश और अदिश। सदिश अदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश हो गया। अदिश में केवल परिमाण हो, तो ये आपको बताने। तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है ये अदिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या कहता है? स्वर्ण अश्व, ध्यान से देखेंगे। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है। जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित है कहाँ? बर्लिन में, कान में, ताइवान में, टोक्यो में। तो ये ताइवान में हो जाएगा स्वर्ण अश्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला कहता है किस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? इकोनॉमिक्स से यहाँ पे प्रश्न अराइज हुए हैं, कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर या फिर कुल उत्पादन पर। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण, पूंजी का जो निर्माण होता है यह निर्भर करता है कुल बचत पर। कहने का मतलब है कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, खर्च अगर आपका 80 रुपया हो रहा है, यहां हो गया आय, ठीक है, ये हो गया व्यय। ठीक है, आय 100 है, व्यय 80 रुपया है, तो यहां पे बचत कितना होगा? बचत आपका 20 रुपया होगा। ठीक है, 20 रुपया का बचत होगा और ये पूंजी निर्माण में सहायक होगा। कहने का मतलब है इसे ही बचा करके आप पूंजी निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को समझ लेने हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है चौथा, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, स्थिर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो मुद्रास्फीति जब होता है उस दौरान क्या किया जाता है? जो पुराने कर होते हैं उसको बढ़ा दिया जाता है। जो कर का दर होता है, टैक्स का जो मिनिमम जो रहता है उसको क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। जो भी है, जैसे कि 10% है तो बढ़ा करके इसको क्या कर दिया जाएगा? 12% कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मुद्रास्फीति से बचा जा सकता है और इसके लिए कर के दर जो होते हैं उसमें वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला कहता है पांचवा, निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? आदर्श गैस कितनों बार बता चुके हैं, अक्रिय गैस, आदर्श गैस, इनर्ट गैस, सब एक है। ठीक है, याद रखना। और ये कितने हैं? 6 गैसें हैं। तो इसे याद रखना बहुत आसान है। 6 गैसें हैं, हम कितनों बार बता चुके हैं। रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन, नियोन, जिसमें से इसमें 3 गैसें हैं, बाकी 3 गैसें आपको कमेंट करके हमको बताना, हम नहीं बताएंगे क्योंकि कितने बार बता चुके हैं। रेडॉन तो है, आर्गन है, नियोन है, लेकिन सिलिकॉन जो है ये आदर्श गैस में नहीं आता है, सिलिकॉन गैस नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे। छठा नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा वन जल क्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? जल क्रांत कहने का मतलब है दलदली इलाका, जहां पानी रहता हो। तो वैसे क्षेत्र में जो वन होते हैं उसे क्या कहते हैं ये बताया जाता है, ये पूछने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंग्रोव है, सदा हरित है, पर्णपाती है, शंकुवृक्षी है। तो जो विकसित होता है जल क्रांत में उस वन को हम लोग मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। और भारत में अगर मैंग्रोव की बात कर लें तो ज्यादातर ये असम के क्षेत्र में, असम हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, इस क्षेत्र में ज्यादातर होते हैं। खास करके मैंग्रोव आप जानते होंगे, सुंदरबन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव, वहां जल वो जो वन पाए जाते हैं उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। कहाँ? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा,
ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, इसे जरूर याद रखें आप, सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा। और ये इसमें जो वन होते हैं ये मैंग्रोव जाति के होते हैं, यानी कि वहां जो किनारा है बंगाल की खाड़ी, खास करके जहां से आप जानते होंगे कि गंगा इधर से गई है और इधर से ब्रह्मपुत्र आई है, दोनों पश्चिम बंगाल में मिलती है, जिसे मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और ये गंगा है, ठीक है। दोनों यहाँ पे जाके ये एक धारा बन जाती है जिसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना। और ये धारा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया बनता है, इसे ही सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कुछ हिस्सा यह भारत के ये बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और कुछ हिस्सा यह बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, जो कि जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और इस डेल्टा का निर्माण ये दोनों के संयोग से, यानी कि मेघना से बनता है। तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। और मैंग्रोव प्रजाति के यहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो आसान है इस चीज को समझ लेना कि वन, वैसे वन जो जल आक्रांत क्षेत्रों में, यानी कि जहां जल की मात्रा होती है, दलदली क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे मैंग्रोव वन उगते हैं। खास करके असम हो गया, बंगाल हो गया, भारत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आगे देखेंगे 7वां, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन देखिए किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो लंदन, इटली, मॉन्ट्रियल, टोरंटो। तो यहाँ पे देखना है जैव विविधता। तो एक चीज यहाँ पे याद करने वाली चीज है, जो आपको लिख देते हैं, उसको याद रख लेने हैं। जैव विविधता, विविधता दिवस, दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? किस तिथि को मनाई जाती है? ठीक है, बताइए, बताइए, ये मनाई जाती है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इसे नोट कर लें, इस पॉइंट को आप नोट कर लें, क्योंकि ये आपका पूछा जाने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये जैव विविधता जो है, इसका सम्मेलन का जो सचिवालय है, ये कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है, याद रखना है, मॉन्ट्रियल में है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है जूलियन असांजे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? यहाँ पे देखिए विकिपीडिया है, नेटस्केप है, विकीलीक्स है, या फिर गूगल क्रोम है। तो ये जूलियन असांजे ये एक हैकर था, ठीक है, ये हैकर था एक, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनर भी था, हैकर था, और इसके लिए हैकिंग करने के लिए ये जेल भी जा चुका है, ये भी ध्यान देना है, ये जेल भी, इसे हैकर के रूप में इसे जेल भी हुआ है। यह विकीलीक्स आप जानते होंगे, विकीलीक्स के बारे में, विकीलीक्स के ये संस्थापक है जूलियन असांजे, ठीक है, विकीलीक्स। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9वां, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? खुली आर्थिक व्यवस्था, उदार, जिसे हम लोग उदार भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उदार। तो प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई.जी. पटेल, मधु दंडवते। आपको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का जो नीति अपनाया गया था, जो लाया गया था, किनके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ये जब वित्त मंत्री थे, खास करके कब? 90-91 में, ठीक है। तो ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में ये रह चुके हैं। प्लस ये तो प्रधानमंत्री रहे हैं 10 वर्ष, ये भी आप जानते होंगे, 2014 तक के ये प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये वित्त मंत्री के रूप में 90-91 में थे, जिस समय उदारीकरण हुआ था आर्थिक रूप से, जिस समय जरूरत था भारत को ये आर्थिक अर्थव्यवस्था में विकास करने का। तो ये बहुत हेल्प किए थे, वैसी अवस्था में जाने नहीं दिए, जो कि डेंजरस अवस्था कहलाता है। आगे देखेंगे 10वां नंबर सवाल क्या कहता है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा कहने का मतलब है, न्यायिक समीक्षा कहने का मतलब है जो आदेश हम दे चुके हैं उसको हम फिर से रिव्यू कर सके, तो इस चीज को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसआर, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो संविधान में अगर आप बात कर लें यहाँ पे ये सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम लोग बात कर लें, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात कर लें, स्थापना
अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है? 124 के अंतर्गत। ठीक है, 124 अनुच्छेद है भारत का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन मिलता है। 124 से 129 के बीच में, 124 से 129 अनुच्छेद के बीच में सर्वोच्च न्यायालय में सारी व्यवस्था की गई है। तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत यहाँ पे कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, यह सिद्धांत कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसे समझने हैं आपको। ठीक है, एक एक चीजें आपको समझने लायक है, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, यूएई। तो मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला पहला देश नहीं कर सकते हैं, और भी देशों खत्म किया है, लेकिन यहां पे ऑप्शंस के अनुसार कजाकिस्तान हो जाएगा। और मृत्यु दंड अगर कहें तो भारत में फांसी की सजा, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? बताइए, माफ कौन कर सकता है? तो भारत में फांसी की सजा को माफ करने का एक ही आदमी को पावर है, और वो है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही फांसी की सजा को रोक सकता है, फांसी की सजा को दूसरे सजा में बदल सकता है। तो ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसे भी आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद कितना? 72 में वर्णित है। 72 में वर्णित है। राष्ट्रपति किसी का भी फांसी की सजा को रोक सकता है, दूसरे सजा में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहां पे ये भी आपको याद रखने, अनुच्छेद 72 में ये व्यवस्था है, राष्ट्रपति के द्वारा फांसी की सजा को चेंज किया जा सकता है या फिर सुनवाई किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। सिर्फ एक राष्ट्रपति ही है जो कि फांसी की सजा को रोक सकता है। चलिए इस सवाल का जवाब आपने देखा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारतवर्ष में रबर की खेती सर्वाधिक कहां होती है ये देखना है। देखिए कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा की बात कर ले तो स्वर्ण के लिए यह जाना जाता है। स्वर्ण में एकाधिकार है कर्नाटक का। उसके बाद उड़ीसा की अगर हम लोग बात कर लें तो उड़ीसा का एकाधिकार लौह इस्पात में है। किस चीज में है? लौह इस्पात में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश भी है, ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली रूप से अबरक हम यहां पे करेंगे। केरल थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक करता है, ये है केरल। ठीक है, यहां बहुत बड़ा भंडार है केरल में थोरियम का, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। और खास करके यहां जो रबर की खेती की चर्चा की जा रही है तो ये केरल में सर्वाधिक मात्रा में, केरल में ये रबर की खेती की जाती है। केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 13, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? साहित्यिक सम्मान की यहां पे बात की जा रही है। तो पानीश्वर नाथ रेणु सम्मान, राजेंद्र सम्मान, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान तो ये राजेंद्र सम्मान हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि बिहार से आते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र सम्मान इसमें यहां पे हो जाएगा। अगर भारत की हम लोग चर्चा कर ले तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान बताइए क्या है? तो यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1961 ईस्वी से शुरू किया गया था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है, और यह शुरुआत किया गया था 1961 ईस्वी में। और बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान है। अगर सर्वोच्च पुरस्कार की सिर्फ चर्चा करें, सर्वोच्च सम्मान की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। भारत रत्न भारत का, जो कि 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो भारत रत्न तो सर्वोच्च सम्मान हो गया, लेकिन साहित्यिक सर्वोच्च सम्मान कौन हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 1961 ईस्वी में शुरू की गई थी। और बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान राजेंद्र सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ये एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है ये बताना है। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन
शर्मा या फिर यतेंद्र मिश्र। तो शिक्षा और संस्कृति जो है ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है, महात्मा गांधी की ढेर सारी रचनाएं हैं, उसको जरूर याद रखें। खास करके आप देखेंगे पत्रिकाओं में से नवजीवन है, फिर इनका जो बुक है हिंद स्वराज, ये बार बार देखिए पूछ लिया जाता है ये किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, कुछ आत्मकथा भी इनका है। तो इन सारी चीजों को आपको नोट कर लेने हैं, याद करने हैं। ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। ठोस में जो तरंगे चल सकती है कौन है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं कि ठोस में अगर जो तरंगे चलती है वो अनुप्रस्थ भी चल सकती है और अनुदैर्ध्य भी चल सकती है, यानी कि आपका ऑप्शंस ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। ठोस में जो तरंगे चलती है वो अनुप्रस्थ भी हो सकता है, अनुदैर्ध्य भी हो सकता है। आगे देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, जिसे हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो आप यहां पे देखें, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ये ऑप्शंस हैं आपके पास, अनुच्छेद 14 का 4, 16 का 4, अनुच्छेद 15 का 6, 16 का 6, 17, अनुच्छेद 18 का 4, अनुच्छेद 14 का 4, 16 का 4। तो ये चार ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं कौन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कि संविधान में अगर आरक्षण की बात की जाए, आरक्षण की बात की जाए तो कहां हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि संविधान जो मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार कितने पर जो दिए हैं वो भाग कितने हैं? भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब यहां जो आप देख रहे हैं ये आप देखेंगे समानता का अधिकार एक मिला है हम लोग को, समानता का अधिकार ये कहां है? ये है अनुच्छेद 14 से लेके 18 में वर्णित है। 14 से लेके 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। यहां तक तो आप जान रहे हैं। अब यहां पे एक चीज सीखने वाली चीज है कि किसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसमें संशोधन करेंगे तब आरक्षण हम कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक चीजों को समझने से पहले आप थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें कि अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, यानी कि अगर कानून के समक्ष समानता यानी कि कोई भी जाति हो, धर्म हो, किसी भी विशेष जाति से हो, किसी भी विशेष वर्ग से हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कानून के समक्ष सब क्या है? बराबर है। लेकिन अगर इसमें भी किसी को वरीयता दिया जाए, जैसे कि आप देखे होंगे SC ST एक्ट होता है ना, ये एक कानून है। फिर एक कानून है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी कानून बनाया गया है, महिलाओं का कानून, बहुत सारा कानून है महिलाओं के लिए। तो ये सारा कहां पे जाके चेंज करेगा? तो यही है, अनुच्छेद 14 को ही चेंज करके ये सारी चीजें आप ला सकते हैं। उसके बाद अगला की अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद यहां पे अगर हम लोग 15 की बात करें तो 15 क्या कहता है? किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर समानता, किसी भी जात के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, या फिर किसी भी लिंग, पुरुष महिला कोई भी हैं, स्थान कहीं के भी हैं, इंडिया के कहीं के भी, भारत के आधार पर सब समान है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अब यहां अगर जाति विशेष में किसी को आरक्षण देना है, वर्ग विशेष में किसी को आरक्षण देना है, धर्म विशेष में किसी को आरक्षण देना है, लिंग विशेष में किसी को आरक्षण देना है, स्थान विशेष के रूप में किसी को आरक्षण देना है, तब वही आरक्षण जो होता है तब इसी अनुच्छेद 15 को संशोधित किया जाता है। अब समझ में आ गया? अनुच्छेद 15 को संशोधन करेंगे
तभी वो आरक्षण यहां पे लागू होगा। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? यह कहता है सार्वजनिक नौकरी कर सकते हैं, सार्वजनिक नौकरियों में समानता या समान अवसर, समानता या समान अवसर। कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, किसी भी वर्ग विशेष के हैं, कहीं के भी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी को क्या किया जाएगा? सरकारी सार्वजनिक नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा, समानता दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। अब बताइए आरक्षण जो भी है, अब यही 16 में ही हम लोग संशोधन करके आरक्षण दे सकते हैं। जैसे SC ST के लिए अलग, OBC के लिए अलग, ठीक है, EWS के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, जो भी आरक्षण व्यवस्था हम करेंगे तो अनुच्छेद 16 को हम लोग क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। किसको संशोधन करेंगे? अनुच्छेद 16 को संशोधन करेंगे। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब एक और यहां पे देख लेंगे अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध, जिसे हम लोग कहते हैं छुआछूत। ठीक है, कोई वर्ग विशेष हो, कोई जाति विशेष हो, कोई स्थान विशेष हो तो छुआछूत होता है। ये नीचे जाति का है, ये ऊपर जाति का है, ये ऐसे है, ये है, फलान है, ढिमका है, तो वैसी स्थिति में आप नहीं कर सकते, ये कानून के विरोध है। आप यहां पे इलीगल कर रहे हैं। अस्पृश्यता का निषेध यहां पे अनुच्छेद 17 यह बताता है कि किसी से आप छुआछूत नहीं कर सकते, कानून सबके लिए बराबर है, अब ये मौलिक अधिकार सबके पास है। अनुच्छेद 17 तो इसके ये अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का निषेध। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। एक और बचता है जो हम बता देना चाहते हैं यहां पे, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 हमें क्या कहता है? इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत। तो ढेर सारी चीजें हैं जो यहां पे वर्णित है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चंस का आंसर दिए या नहीं दिए देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? अब यहां पे हम थोड़ा सा यहां बता देते हैं कि अनुच्छेद 15 में तो करेंगे ही, क्योंकि विशेष जाति को दिया गया है EWS। अब 16 कहता है नौकरियों में समान अवसर की समानता, तो 16 को भी हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, 15 को तो चेंज करेंगे ही और 16 को भी हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? 15 और 16 को चेंज करने के बाद ही किसी में आरक्षण दे सकते हैं, किसी को आरक्षण दे सकते हैं। संशोधन जब भी होगा तो 15 और 16 में। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है 17 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, ये तीन चीजें आपको पढ़ने का है। ठीक है, तो कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है, न्यायपालिका के, विधायिका के, चुनाव आयोग के, इनमें से सभी। तो चुनाव आयोग तो इससे मतलब नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका भी अलग है, न्यायपालिका स्वतंत्र काम करता है। इसको सीधे लिखना है, ये जो है इसको इस तरह से आप जाने कि ये स्वतंत्र रहता है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर काम करता है। अब बच गया कार्यपालिका और एक हो गया विधायिका। तो अब यहां कहता है कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है, तो किसके? तो आपका पकड़ा गया है यहां पे विधायिका के। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे 18, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आदि किया जाता है तो गतिज ऊर्जा जो होगा क्या होगा? आधा होगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, या फिर 1/4 होगा। तो यहां द्रव्यमान अगर हम लोग आधा करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगा। अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अगर आधा किए तो आधा हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन 19 देखेंगे, क्या कहता है? द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा।
ठीक है, तो अगर दाब हम लोग बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या हो जाएगा? बीसवां नंबर सवाल देखेंगे। 20वां क्या कहता है? टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? टेलीविजन यानी कि टीवी, विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, अवरक्त विकिरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दीर्घ रेडियो तरंग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टेलीविजन में विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो दीर्घ रेडियो तरंग होता है। 21 कहता है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो 1920-21 में जो आप जानते होंगे असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ये महात्मा गांधी इसमें लीड कर रहे थे। महात्मा गांधी इसमें लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और बंद हुआ था कब? इसे भी आपको याद रखना है, बंद हुआ था 1922 ईस्वी को। कब? 12 फरवरी को। इसके लिए एक चीजें हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड जो कि कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में। तो इसमें क्या हुआ था? थाना में आग लगा दिया था, ढेर सारे वहां पे पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसमें भारतीय भी थे। तो ये 5 फरवरी को ये कांड हुआ था, 5 फरवरी को। और इससे आहत होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। तो 1920 ईस्वी में राहुल संस्कृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे, ये पूछ रहा है। तो ये बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा क्षेत्र से थे ये। चलिए आगे देखेंगे। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ? मेघालय, जम्मू कश्मीर, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो ये किश्तवाड़ है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के बगल में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़। क्वेश्चन अगला है, पैडंग घास स्थल किस देश का है? मलेशिया, श्रीलंका, अमेजन बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो घास स्थल जो है उसे जरूर याद रखें, शीतोष्ण, ठीक है, और उष्ण, दोनों को याद रखें। ठीक है, उष्ण हो गया, स्टेपी हो गया, बेल्ट हो गया, ये पंपास हो गया। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं, नोट कर लेने हैं आपको। ठीक है, चलिए ये पैडंग जो है घास स्थल, ये श्रीलंका में पाया जाता है। कहां का है? श्रीलंका का। क्वेश्चन कहता है बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। तो बरेल श्रेणी जो है ये कहां है? ये आसाम में है। याद रखना है इस चीज को, ये आसाम में है। बरेल श्रेणी कहां है? आसाम में। आसाम के किनारे किनारे ये जितने भी राज्य हैं उसमें फैले हुए हैं, लेकिन त्रिपुरा में यह फैला हुआ नहीं है। मणिपुर में है, नागालैंड में, आसाम में है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? हथनी कुंड परियोजना कृष्णा, सतलुज, यमुना या फिर कावेरी? तो हथनी कुंड परियोजना जो है ये यमुना नदी पर है। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो सहायक नदी किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सहायक नदी है गंगा की। किसकी है? गंगा की। ठीक है, सहायक नदी है गंगा की, यमुना। कावेरी किधर की नदी है? ये है दक्षिण भारत की नदी, कावेरी दक्षिण भारत की। अगर बात कर लें सतलज, तो ये उत्तर भारत की नदी है, उत्तर भारत की नदी है। सतलज नदी पर बहुत बड़ा बांध है, याद रखना है। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध है। भाखड़ा बांध सबसे ऊंचा बांध है, बड़ा बांध है ये सतलज। और कृष्णा नदी, ये भी दक्षिण भारत की नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदी है ये कृष्णा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है 31 सर्वाधिक साक्षर 26 नंबर क्वेश्चन है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन एवं दीप है, चंडीगढ़ है। तो यहां पूछा जा रहा है सर्वाधिक साक्षरता दर। अगर राज्य की बात करें तो केरल हो जाएगा। अगर राज्य की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा और सर्वाधिक साक्षरता दर में। और अगर यहां पे केंद्र शासित पूछ रहा है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। अब यहां पे देखना है, आबिद हुसैन समिति गठित की उद्योगों के विविधीकरण हेतु, लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, हथकरघा उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु, निर्यात संवर्धन हेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु
1997 ईस्वी में यह समिति गठित की गई थी, 1997 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा? आबिद हुसैन समिति, याद रखना है इस चीज को। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, लोकसभा अध्यक्ष के, प्रधानमंत्री के, राज्यसभा के सभापति के या फिर भारत के कैग का। तो अनुच्छेद 78 याद रखना, 78, 79, 80, 81 सारा जितना आप देख रहे हैं लगभग 50 से ऊपर सबको आपको याद में रखने हैं, ताकि ये जो अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि 78 में तो ये प्रधानमंत्री का दायित्वों का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में। अब 79 की बात कर लें, लोकसभा राज्यसभा यहां से स्टार्ट हो जाता है, 79, 80, 81 इस तरह से, तो उसको भी आपको याद रखने हैं कहां किसका वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद है, मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल है? तो देखिए यहां पे न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण पूछ रहा है, तो यहां पे संसद ही होगा, लेकिन आयु का निर्धारण किसका कितना होना चाहिए, क्या है, सारी चीजें कौन देखते हैं? ये राष्ट्रपति। तो यहां पे राष्ट्रपति इसका आंसर होना चाहिए, होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है ये बताना है सूची में मिलान करके। अब लॉटरी जो है ये राज्य सूची का विषय है, चलिए ये सही है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है लॉटरी। समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची का विषय है, ये भी आपका सही है। प्रादेशिक लोक सेवा ये राज्य सूची का विषय है, ये भी आपका सही है। चलिए ये भी सही हो जाता है। अब कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची, तो ये गलत है, ये राज्य सूची का विषय है कीमत नियंत्रण, ना कि समवर्ती सूची का। तो यहां पे असत्य खोजा जा रहा था, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची कहां वर्णित है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में यह वर्णन मिलता है। कौन कौन चीज का? राज्य सूची, संघ सूची और एक है समवर्ती सूची। आप जानते होंगे राज्य सूची में राज्य के विषयों का, संघ सूची में संघ के विषयों का और समवर्ती सूची में दोनों को मिला करके जो भी अधिकार दिए गए हैं वो। चलिए आगे देखेंगे 31 नंबर सवाल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? पद अवधि निर्वाचन आयुक्त की 4 वर्ष, 62 वर्ष, 5 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष, 62 वर्ष। बहुत आसान है, इस तरह का सवाल आपको याद रखने चाहिए। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पहले थोड़ा सा निर्वाचन के बारे में जान लें। तो चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात कर लें, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। तारीख भी आपको याद रखने हैं, 25 जनवरी को। और यही कारण है कि इसे मतदाता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, मतदाता दिवस के रूप में। ठीक है, किसको? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 से चुनाव आयोग का गठन किया गया था। उस समय आपको याद रखने हैं कि उस समय एक सदस्य पहले एक सदस्य होता था ये आयोग, लेकिन बाद में 1990 में ये कितने सदस्य हो गए? इसमें 3 सदस्य हो गए इस आयोग में। तो ये भी आपको याद रखना है, एक सदस्य, 1990 से 3 सदस्य। पहले 1950 ईस्वी में 25 जनवरी 1950 को इसका चुनाव आयोग का गठन किया गया था। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले आ जाए। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब यहाँ पे 3 समिति ऐसा है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन एक नहीं है। याद रखना है इस चीज को। एक है संथानम समिति, सादिक अली समिति 1964, एलएम सिंघवी समिति 1966, जीवी के राव समिति 1985 ईस्वी। तो एक एक चीजों को यहाँ पे देखना। जीवी राव समिति तो है ये पंचायत से संबंधित, एलएम सिंघवी भी है, सादिक अली समिति भी 1964 का है, ये भी है पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। लेकिन संथानम समिति जो है 1961 ईस्वी में, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इस समिति को बनाया था किसने?
किसने? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, याद रखना है इस चीज को। लाल बहादुर शास्त्री 1961-62 में ये बना था संथानम समिति। किस लिए? संथानम समिति किस लिए बनाया गया था? ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बताइए। बजट एक लेख पत्र है, ध्यान से देखें क्वेश्चंस को। 33 नंबर सवाल कहता है बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्य नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की मुद्रा बचत नीति का। बजट का अर्थ होता है सरकार की राजकोषीय नीति का यह एक लेख पत्र है, ठीक है, इसे हमेशा याद रखें। बहुत सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? एक है ग्रेमाल्डी, फोकार्ट, यंग या फिर न्यूटन। प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, किसने यह सबसे पहले बताया था? तो ग्रेमाल्डी ने बताया था, ठीक है। प्रकाश से संबंधित, प्रकाश जो चैप्टर है उससे ढेर सारे सवाल आते हैं, तो उसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ लें। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? विद्युत धारा नियत करने के लिए, विद्युत धारा घटाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता घटाने के लिए। तो ये जो चौक का प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? ये प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। मानक के रूप में कौन है? कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब कार्बन हो जाएगा, ठीक है। इस तत्व का परमाणु भार जो होता है कार्बन का, वो मानक के रूप में यूज किया जाता है। अब देखिए 38 कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना, गठन, ए और बी दोनों, वास्तविक रासायनिक संयोजन। इसका सही जवाब होगा संरचना भी और गठन भी, दोनों को यह क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है कायांतरित चट्टान। चट्टान कितने तरह के होते हैं? चट्टान बताइए, चट्टान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? एक आग्नेय चट्टान है, एक अवसादी चट्टान है। आग्नेय लिख देते हैं, हालांकि बहुतों बार लिखें अवसादी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो ये 3 तरह के चट्टान हैं। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को यानी कि यूनेस्को के द्वारा इसे घोषित किया गया। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। तो नंदा देवी अब जैसे ही देखें तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये भारत का जीव मंडल रिजर्व है। आपको ये भी पता होगा कि भारत में जो टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई थी, टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी, टाइगर रिजर्व ये कहां से की गई थी? 1973 में ये स्टार्ट हुआ था रिजर्व, टाइगर रिजर्व की शुरुआत इंदिरा गांधी के द्वारा। सबसे पहले उत्तराखंड में ही हुआ था, उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। कहां? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हालांकि इसका नाम अब चेंज हो गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहां है? उत्तराखंड में है। और यहीं से शुरुआत की गई थी कौन चीज का? टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई थी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना कॉर्बेट पार्क है। इसे पहले 1935-36 में बसाया गया था, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली से बोला जाता है, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर, जिसे रक्त कैंसर के नाम से जानते हैं। लिकोडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये ल्यूकेमिया हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया के नाम से, ठीक है। इसमें होता क्या है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा का यह रोग है। खून बनाने की क्षमता क्या होती है? घट जाती है, बंद हो जाती है। इसको बोन मैरो भी बोलते हैं, ठीक है। बोन मैरो, इसको बोन मैरो भी बोला जाता है, अंग्रेजी वर्ड है बोन मैरो, अस्थि मज्जा इसे बोला जाता है। ल्यूकेमिया, खास करके WBC आप जानते होंगे, WBC RBC जो रक्त का प्रकार है, तो WBC में ये ल्यूकेमिया होता है। आगे देखेंगे 41 नंबर क्या कहता है? सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? गति, यहां पे ध्यान देना है। दोलनी, घूर्णी, दोलनी और स्थानांतरीय और घूर्णनी केवल स्थानांतरीय। तो आसान है, ये स्थानांतरणीय और घूर्णनीय दोनों हो जाएगा, यानी कि घूम भी रही है और स्थानांतरित भी हो रही है। तो इसे समझना है, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस समझ गए क्वेश्चन। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, नदी घाटी का
चौड़ा होने का क्या कारण है? संक्षारण है, पार्श्विक अपर्दन, भू संचरण, अपघर्षण, द्रव चालित क्रिया। तो ये देखिए यही सही हो जाएगा, ठीक है, पार्श्विक अपर्दन भूचरण इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि धीरे 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 वो कटते जाता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक बसीय अम्ल, कोई एमिनो अम्ल नहीं। तो आसान है, ये एमिनो अम्ल इसमें होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। 44 तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावन बल है, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है, मांसपेशी। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब उत्प्लावन बल हो जाएगा। उत्प्लावन बल जिसे आर्किमिडीज सिद्धांत भी बोला जाता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है? तो यहां पे देखना है गर्मी के दिन में, जाड़ा के दिन में पहाड़ पर ले जाने से या फिर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर। तो पेंडुलम घड़ी जो तेज होता है, होता क्या है कि गर्मी के दिनों में यह सुस्त हो जाता है और जाड़े के दिनों में यह तेज हो जाता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि घड़ी तक तेज कब होगा? तो जाड़े के दिनों में, और गर्मी के दिन में क्या हो जाएगा? यह सुस्त हो जाता है। ठीक है, कौन सा? पेंडुलम घड़ी। चलिए क्वेश्चन है गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि मिश्रण से बनता है। किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल डीजल, पेट्रोल इथेनॉल, डीजल था इथेनॉल, इनमें से कोई नहीं। इथेनॉल तो रहता ही है। अब इसमें देखना पेट्रोल रहता है कि डीजल? तो पेट्रोल रहता है। ठीक है, गैसोहॉल में पेट्रोल और इथेनॉल रहता है, इथेनॉल तो रहेगा ही रहेगा। कंफ्यूजन पेट्रोल डीजल में करना है तो पेट्रोल हो जाएगा। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजों को आपको याद रखने हैं। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। देखिए इसका सही जवाब अगर देखेंगे तो सूचना का प्रवाह जो होता है वो आरएनए के द्वारा होता है। डीएनए जो होता है ये आनुवांशिकता की सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, आनुवांशिकता की सूक्ष्म इकाई है। उसके बाद अगर राइबोसोम देखें तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसे जरूर आप याद रखें, ये सारे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस या ऊर्जा गृह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन भौतिक तुला कार्य करता है संवेग के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या फिर समानांतर बल के नियम पर। तो भौतिक तुला जो कार्य करता है ये क्या करता है? ये समानांतर बल के नियम पर काम करता है, समानांतर बल के नियम पर यह काम करेगा। चलिए आज का 49 नंबर सवाल, प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो यहां पूछ रहा है प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसे संक्रमणीय मत एकल पद्धति भी बोला जाता है प्रतिनिधित्व प्रणाली को। ठीक है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव कहां होता है? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में वर्णित है? 55, केवल 55। ठीक है, 55 में यह वर्णित है चुनाव राष्ट्रपति का, प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये। आज का अंतिम सवाल देखेंगे। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 ईस्वी में। यहाँ पे दो क्वेश्चन से राइज हैं। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 ईस्वी में। क्या रखा गया था? भारत की सने सने पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, ये डोमेनियन स्टेटस ये भी नहीं है, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार ये नहीं है, और प्रांतीय स्वायत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से 50 प्रश्नों को आपने देखा। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। जितना हो सके दोस्तों को, अपनों को शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।